नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 20 मई 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान पुलिस की 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पेपर में कुछ सवाल जो हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे आज की क्लास में। पुरानी परीक्षाओं के सवाल आपके लिए आधारभूत तैयारी का एक जरिया होते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि हमको तैयारी किस दिशा में करनी है। तो आप सभी मित्रों के साथ आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर मैं बातचीत करने वाला हूं। जरा देखिएगा कौन कौन से सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ डिटेल बात पहले करेंगे, उसके बाद परीक्षा में आए हुए सवालों पर देखेंगे। चलिए जरा सबसे पहले कुछ बातचीत महत्वपूर्ण जो है वो करते हैं। आज मैंने ऑब्जेक्टिव सवालों की बजाय जो है वो डिटेल में आपके साथ इस क्लास को शेयर करने की कोशिश की है, तो देखिएगा किस प्रकार ये रहता है। आप उसके बाद बताने की कोशिश करें। सवाल मैं ज़रूर आप लोगों को इन सब से रिलेटेड कराऊंगा। जस्टिस शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के नए सीजे बनाए गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के नाम की सिफारिश की है। वर्तमान में जस्टिस चंद्र शर्मा जो हैं वो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए, राजस्थान में एस सिंधे जो है उनके लिए सिफारिश की है। राजस्थान के लिए किसकी सिफारिश की है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने। राजस्थान के लिए, राजस्थान जो है, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसकी सिफारिश की है? एस शिंदे जो है इनको सिफारिश कर दी। इसका मतलब अमूमन ये मानकर चलिए निश्चित है कि ये लोग जो हैं वो इन हाई कोर्ट में अब सीजे बनने वाले हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए किसके लिए सिफारिश की? एस शिंदे। और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए किसकी सिफारिश की है? तो सतीश चंद्र शर्मा जो हैं, सतीश चंद्र शर्मा किस हाई कोर्ट के लिए? तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए इन्होंने सिफारिश की है। और कहाँ से आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें तेलंगाना से आने वाले हैं। अब जो परीक्षाओं का दौर जो है वो शुरू होने वाला है मेरे मित्रों। लगातार कुछ एग्जाम जो हैं वो राजस्थान में होने वाले हैं, तो उन भर्तियों के लिए अभी से जो तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, उनके लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एस शिंदे हैं वो राजस्थान में कहाँ से आने वाले हैं? तो राजस्थान में बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, कहाँ से भैया? बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो यहाँ से आएंगे। सिफारिश इनके नाम की कर दी गई है। तो अब देखिएगा कब इनकी अपॉइंटमेंट होती है या किस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं, वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है इसने सिफारिश की, इसका मतलब बहुत कम चांस है कि इनके कॉलेजियम की सिफारिश को क्या कर दिया जाए, ठुकरा दिया जाए या इसमें कोई बदलाव किया जाए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। 5G कॉल का सफल परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में कहाँ से किया गया? IIT मद्रास से किया गया। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में हमारे जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने 5G जो नेटवर्क है उसके माध्यम से जो 5G कॉल है उसकी पहली बार शुरुआत कहाँ से की थी? तो IIT जो है, कौन सी IIT मेरे मित्रों? तो IIT मद्रास जो है यहाँ से इन्होंने पहली बार इसकी शुरुआत कर दी। IIT मद्रास से इसकी शुरुआत की गई है। तो आपसे सीधा सवाल परीक्षक पूछेगा, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 5G कॉल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो IIT मद्रास से इसका सफल परीक्षण किया गया। इससे अच्छा और कोई सवाल नहीं बनेगा। तो मैंने सीधा सवाल आपको बता दिया, डिटेल में आपके सामने इन सवालों पर मैं चर्चा भी कर रहा हूँ। चलिए इसके साथ साथ अगली बातचीत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोनों ही। इस सवाल पर मैं 5 स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि आपसे निश्चित आने वाली परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जाएगा। ये 5 स्टार सवाल है। मैं जहाँ जहाँ 5 स्टार लगा रहा हूँ इसका मतलब आगामी परीक्षाओं में वो आप सवाल पेपर में मिलाइएगा, आपको जरूर मिलने वाले हैं। भारत की एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? निकहत जरीन नाम है इनका। निकहत जरीन जो है, और किसी ने इसे निखत भी लिखा है। निखत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। भारत की जो मुक्केबाज है उनका यह है जो 6 स्वर्ण पदक अब तक भारत ने इसमें जीते हैं। तो ज़रा देख लीजिएगा, निकहत जरीन जो है ये आपके सामने है। MC मेरी कोम ने भारत में गोल्ड मेडल दिलाया था, उसके बाद निकहत जरीन है जो भारत को 4 साल बाद क्या कर रही है, इसमें गोल्ड मेडल दिला रही है। तो 4 साल बाद भारत को इसमें सफलता मिली है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय मुक्केबाजी निकहत जरीन विश्व चैंपियन बन गई है। उन्होंने गुरुवार को इस्तांबुल के तुर्की में खेली गई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अब जरा 2-3 सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला तो सवाल है कि भैया भारतीय मुक्केबाज ने जो जरीन है, निकहत जरीन, उन्होंने विश्व चैंपियन स्पर्धा में स्वर्ण जीता। ये कहाँ आयोजित की गई? तो इस्तांबुल के तुर्की में आयोजित की गई। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरे मित्रों, अभी राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा गया था कि भैया ये बताइए नीरज चोपड़ा ने किसको हराया? तो आपसे भी ये पूछा जा सकता है। इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किग्रा वर्ग में इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की मुक्केबाज चिटपॉन्ग चुटामास को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। तो थाईलैंड के खिलाड़ी याद कर लीजिए बस आप, तो यहाँ पर इन्होंने इनको शिकस्त दी। स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बन गई MC मेरी कॉम। उसके बाद सरिता देवी
और जेनी RL, लेखा केसी और निखिल जरीन, ये जो हैं वो खिलाड़ी हैं भारत को स्वर्ण दिलाने वाले। और 4 साल बाद भारत को इसमें स्वर्ण पदक मिला है। 2018 में जो है किसने इसमें पदक दिलाया था, तो भारत को इसमें जो है वो MC मैरी कॉम ने 2018 में। MC मैरी कॉम जो है वो साल 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में जो है वो इस प्रकार जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं मेरे मित्रों। यहाँ पर वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, इस्तांबुल में आयोजित किया गया, तुर्की के इस्तांबुल में। उसमें भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी कौन थी, तो निकहत जरीन जो है, इन्होंने इसमें क्या किया, स्वर्ण पदक हासिल किया। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आप सब लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के पिरामल फाउंडेशन जो है, उस पिरामिल ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं मेरे मित्रों, उनका नाम है अजय पिरामल। ये देखिएगा आपके सामने है, राजस्थान के पिरामिल को ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार, पिरामल ग्रुप के अध्यक्ष हैं अजय पिरामल को ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार यूके इंडिया CEO फोरम के भारत से अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए दिया गया है। पिरामिल झुंझुनू के बगड़ के निवासी हैं। पिरामिल ग्रुप के शिक्षा निदेशक रवि कुमार ओझा ने यह जानकारी जो है वो अभी हाल ही में प्रदान की है। तो ये देखिए, इन्होंने आभार भी जताया कि ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान जो वो मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। पिरामिल ग्रुप के चेयरमैन अजय गोपी किशन पिरामिल ने ब्रिटेन के महारानी से मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ये अजय पिरामिल जो है वो बातचीत करते हुए अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम करा। पिरामिल फाउंडेशन का नाम है, झुंझुनू जिले के बगड़ से इनका संबंध है। इसके बाद एंटी शिप मिसाइल नौसेना ने किया सफल परीक्षण। ये कल की क्लास में हालांकि आपको बता चुका हूँ। भारतीय नौसेना ने बुधवार को हेलीकॉप्टर से स्वदेश विकसित वाली पहली नौसैनिक पोतरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को DRDO ने विकसित किया। नौसेना ने मिसाइल लेडेड 42B हेलीकॉप्टर का परीक्षण के दौरान जो है इसका वीडियो भी अभी हाल ही में जारी किया गया था और ये बताया था चांदीपुर जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है मेरे मित्रों। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो है उसके फैसले के खिलाफ अगर कहीं भी अपील करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले के खिलाफ आप लोग क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के लिए शीर्ष कोर्ट को जाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय उपभोक्ता अगर विवाद निवारण जो है आयोग द्वारा होता था तो उसके बाद हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाना होता था। अब हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। आयोग संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल है, यानी इस आयोग का गठन है जो संवैधानिक निकाय के तौर पर किया गया। 227 आर्टिकल जो भारतीय संविधान का, उसमें इसका उल्लेख है। इस नियम के तहत आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इससे उन लोगों को खास राहत मिलेगी जो दिल्ली आने जाने का खर्चा बचने के लिए अपील नहीं करते हैं। तो ये सब बात हमें ध्यान रखनी है कि अभी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। इसके तहत त्रिस्तरीय आयोग की व्यवस्था की गई थी। इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का प्रावधान है। हालांकि इसकी जगह अब राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले ली है। पुराने जो अधिनियम है उसका संशोधन करके 20 जुलाई 2020 से नया जो संशोधन है वो लागू किया गया था। जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट रहने पर राज्य स्तरीय आयोग में अपील का प्रावधान है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के फैसले के खिलाफ अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, और राष्ट्रीय में अगर है तो अब हाईकोर्ट में भी अब लोग जा सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का प्रावधान था। अब जरा देखिएगा कितने कितने रुपए तक के विवाद के मामले की कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देश भर में 5.5 लाख से अधिक मामले जो हैं त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिकार आयोग ने देश भर में लगभग 5.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें से 4.25 लाख से अधिक मामले जो हैं वो जिला आयोगों से लंबित चल रहे हैं। देश भर के राज्य आयोगों से 1 लाख, बहुत हजारों लाखों जो मामले हैं वो पेंडिंग इसमें पड़े हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला जो है वो दिया है। चलिए अगली बातचीत करें। अगली बातचीत राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित है। पहली बार वाटर होल गणना में 42 गोडाउन दिखे। 2019 में 19 ही थे। तो जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, जैसलमेर और आपका जो कुछ इलाका जो है वो बाड़मेर का इसके अंतर्गत शामिल है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 साल में गोडाउन की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। यहाँ वाटर होल पद्धति से होने वाली गणना में 42 गोडाउन देखे गए हैं। 2019 में 19, 2018 में 13, तो अभी 42 हो गए हैं। तो वाटर होल गणना में इतने गोडाउन नहीं दिखते। जानकारों का मानना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
की ओर से होने वाली गणना में इनका आंकड़ा 150 से अधिक हो सकता है। तो अभी 42 गोडाउन देखे गए, हो सकता है इनसे ज़्यादा भी संख्या यहाँ पर मिल सकती है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में ये फैला हुआ है। अभी बात करते हैं राजस्थान के IPL में खेलने वाले खिलाड़ियों से संबंधित। राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो राजस्थान से IPL के जो है वो खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं। तो राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है खलील अहमद, जो दिल्ली की टीम की ओर से क्या करते हैं, खेलते हैं। एक दूसरे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कमलेश नागस्कोटी, ये जो हैं वो भी किसकी ओर से खेलते हैं, दिल्ली की ओर से खेलते हैं। एक खिलाड़ी है राजस्थान के जिनका नाम है महिपाल लोमरोर, ये बेंगलुरु की ओर से खेलते हैं। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है रवि बिश्नोई, ये लखनऊ की टीम की ओर से खेलते हैं। तो राजस्थान के इन खिलाड़ियों के नाम जरूर याद रखिएगा मेरे मित्रों, आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इस तरीके के खिलाड़ी। तो 4 खिलाड़ी ये हो गए और 5 खिलाड़ी यहाँ पर, टोटल 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो राजस्थान की ओर से IPL में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद है आपके सामने चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाले दीपक चाहर हैं। राहुल चाहर जो हैं वो पंजाब किंग्स में खेलते हैं। इसके अलावा अभिजीत तोमर जो हैं वो कोलकाता की ओर से खेलते हैं, अभिजीत तोमर। और आपको पता होगा रवि बिश्नोई जो है उनका संबंध जोधपुर से है यहाँ पर। इसके बाद है अशोक शर्मा जो कि कोलकाता की टीम की ओर से खेलते हैं। इसके बाद है शुभम गढ़वाल जो कि राजस्थान की टीम से खेलते हैं, शुभम गढ़वाल। ये इतने खिलाड़ी हैं मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं, इनका जरूर ध्यान रखिएगा। ये IPL की विभिन्न फ्रेंचाइजी जो है उन टीमों में खेलते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया, आपसे अगर ये कोई सवाल पूछे तो ज़रा देखिएगा। हाल ही में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है वो मनाया गया। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में उच्च रक्तचाप के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना है। इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसे नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2022 के लिए उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, अधिक समय तक जीवित रहें। इस बार की थीम ये रही है। विदित हो कि शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रक्त शोधन करना हृदय का प्रमुख कार्य है और धमनियों के जरिए रक्त के प्रवाह के लिए दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि रक्त प्रवाह का दबाव सामान्यतः से अधिक होता है तो यह धमनियों की दीवार पर अतिरिक्त तनाव डालता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में प्रत्येक 5 में से 2 वयस्क उच्च रक्तचाप से प्रभावित है। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप की गंभीरता को देखते हुए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उच्च रक्तचाप दिवस अभी हाल ही में 17 मई को क्या किया गया, मनाया गया मेरे मित्रों। अगला है आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित कुछ सवाल की बात करें उससे पहले जरा यहाँ पर देखिए वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दुनिया के 1.2 बिलियन दिव्यांगों के लिए डिजिटल यानी वेब हो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे मोबाइल हो, इसके सुगमता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 2022 विभिन्न दिव्यांग लोगों के लिए वेब सुगम्यता पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2012 में एक ब्लॉग पोस्ट के प्रकाशन के कारण मनाया गया था, जिसे 27 नवंबर 2011 को वेब डेवलपर जो डेवॉन ने लिखा था, जिन्होंने इस बारे में बताया था कि वेबसाइट बनाते समय आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ों की सूची के मामले में सुगम्यता कितनी कम थी। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने की प्रतिबद्धता वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 2022 का लक्ष्य है। यह दिन दिव्यांगों तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सीधी सी बात यह है मेरे मित्रों, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस का मतलब है जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके जीवन को किस प्रकार सरल सुलभ बनाया जा सकता है, उनके जीवन में किस प्रकार उजाला लाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर प्रकाश डालने वाला दिवस है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्या खबर है, जरा देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और मीडिया में महिलाओं के चित्रण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 18 मई 2022 को मीडिया कर्मियों हेतु क्षमता निर्माण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यानी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन महिला आयोग द्वारा की गई है। अब मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, महिला आयोग जो है इसने 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको संबोधित भी किया था। और ध्यान रखना है, इस
राष्ट्रीय आयोग को अधिनियम 1990 के तहत जो है वो 1992 में स्थापित किया गया था और ये वैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो मेरे मित्रों क्या है, रेखा शर्मा है। जो कि आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक आयोग नहीं है, इसका मतलब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, एक खबर और है आपके सामने। राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व बना है उसके बारे में मैं हालांकि कल की क्लास में भी आपको विस्तार से बता चुका हूँ, पहले की क्लासेज में कई बार बातचीत हुई है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो पॉइंट आपको याद करने हैं, वो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व 16 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रिजर्व घोषित कर दिया, जो राजस्थान का क्या होगा, चौथा टाइगर रिजर्व होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य व निकटवर्ती क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। रामगढ़ विषधारी की अगर बात करें तो यह अभ्यारण्य बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया और 252.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व पहले से हैं, जिनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर जिले में, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर जिले में है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा जिले में है। तो अब कोटा बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत एक टाइगर रिजर्व और आ गया है जिसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। थोड़े दिनों में उम्मीद है कि जल्दी कुंभलगढ़ जो है क्षेत्र उसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। 15 मई 2022 को भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप जो है वो जीता है। पहली बात तो ये याद रखना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, थाईलैंड में, और इसको किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जो है वो इसमें जीत दर्ज की है। इसके अलावा मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि भैया एक उबेर कप 2022 भी ध्यान रखना। उबेर कप जो वो दक्षिणी कोरिया ने जीता है, किसको हराकर, चीन को हराकर। तो ये दोनों पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है अगला सवाल, ओपन माइक पिच कार्यक्रम क्या है। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के आई स्टार्ट राजस्थान और टाई राजस्थान की ओर से हर महीने ओपन माइक पिच का आयोजन किया जाएगा। टेक्नो हब में शुक्रवार को आयुक्त व संयुक्त सचिव DOIT संदेश नायक द्वारा अध्यक्ष टाई अध्यक्ष डॉक्टर रवि मोदानी ने ओपन माइक पिच का उद्घाटन किया। यह प्रोग्राम राजस्थान के सभी नवोदित स्टार्टअप को उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स और निवेशकों से जोड़ने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। देखिए, ओपन माइक पिच कार्यक्रम क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जो राजस्थान में नए स्टार्टअप जो उनको आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा उद्योग विभाग के द्वारा भी है, जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो हैं वो उद्योग केंद्र स्थापित करने के बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक जिले में 1-1 एकड़ भूमि में मनरेगा में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। तो मैंने बताया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में घोषित किया गया, राजस्थान के प्रत्येक जिले में 1-1 जो है वो क्या बनाए जाएंगे, अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 75 अमृत सरोवर राजस्थान में बनेंगे। इस प्रकार की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। अगला सवाल है चांदन, गर्मी और सर्दी वाला गांव कौन सा है। चांदन गांव के बारे में आपने सुना होगा, जैसलमेर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित रेगिस्तान के चांदन गांव की सर्दी हर साल चर्चा में रहती है, वहीं गर्मी भी इस कुछ समय कम नहीं पड़ती। इसके चलते चांदन को गर्मी और सर्दी वाला गांव कहा जाता है। सर्दी के मौसम में पारा शून्य के नीचे चला जाता है, वहीं गर्मी में अधिकतम तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन दिनों चांदन तंदूर की तरह तप रहा है और पारा 49 डिग्री के आसपास है। गांव के लोग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो देखिए कितनी भयंकर गर्मी राजस्थान में इस समय है। और इसके बाद अगला है PCPIR क्या है। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको ये खबर दिखाई होगी, पंचभद्रा में रिफाइनरी के सह उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन वहां पर बनाया जा रहा है। इसके तहत रिको ने पंचभद्रा में ही बोरावास, कलावा और रामनगर थोब 2 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास शुरू कर दिया है। इन जगहों पर ही नए निवेशकों की इकाइयां भी स्थापित की जा रही है। यहाँ पर आपको रिफाइनरी के बारे में जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगला, जयपुर के अभिनव ने
एक ही ओलंपिक में जीते 3 मेडल। तो ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद राजस्थान के मुख्य सचिव से भी इन्होंने बातचीत की। उषा शर्मा जी ने इनका हौसला अफजाई किया। अभिनव शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जो डेफ ओलंपिक आयोजित हुआ उसमें राजस्थान के टोटल 7 खिलाड़ी जो हैं वो भाग लिए। उसमें से 3 खिलाड़ी जो है वो मेडल जीतने में सफल रहे, जिसमें से 2 खिलाड़ियों ने एक मेडल जीता और जो अभिनव हैं इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल। जयपुर के अभिनव ने ब्राजील के डेफ ओलंपिक में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीता है। अभिनव दुनिया के नंबर 1 डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो आपसे खिलाड़ियों के जरूर पूछे जाएंगे इनका संबंध किस खेल से है, तो ये याद कर लीजिएगा, इनका संबंध बैडमिंटन से है। उन्होंने टीम इवेंट, मिक्स्ड डबल इवेंट में गोल्ड व इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभिनव पैरा शूटर अवनी लेखरा और पैरा जेवेलिन थ्रू देवेंद्र झाझड़िया से भी आगे निकल गए हैं। झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक में 3 मेडल, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग पैरा ओलंपिक में। वहीं अपनी अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल जीता था। अभिनव ने एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीत राजस्थान के खेलों में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसका मतलब आपके परीक्षा का सवाल निश्चित तौर पर यह बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैडमिंटन से इनका संबंध है। 3 मेडल इन्होंने जीता, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। जयपुर के रहने वाले हैं। ये तीनों बात जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, जयपुर के स्टार्टअप को मिला प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी दिवस के दौरान LNM सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के पूर्व छात्र कर्मेश गुप्ता को उनके स्टार्टअप HTTPCART के लिए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा व्यवसायीकरण की संभावनाओं के साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास की उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इनको वाईजंगल एकीकृत साइबर सुरक्षा के विकास के लिए दिया गया। तो जयपुर के रहने वाले जो हैं वो कर्मेश गुप्ता हैं, उनको स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद है खजाना महल म्यूजियम क्या है। तो बेशकीमती जेमस्टोन व गहनों पर आधारित राजस्थान का पहला म्यूजियम खजाना महल सैलानियों के लिए जून के मध्य में शुरू होगा। म्यूजियम में सैलानी नायाब पत्थरों का इतिहास जानेंगे। करीब 100 साल पुराने 400 प्रकार के 20,000 से अधिक जेमस्टोन गहने व स्टैचू के विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होंगे। यह म्यूजियम जल महल स्थित गुर्जर घाटी के पास में जो है वो बनाया गया है। इसके बाद अगला देखिए, देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना रामगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। इसमें चंबल घड़ियाल सेंचुरी का जो क्षेत्र है और बफर एरिया जो है वो उसमें भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मेज नदी है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसको रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की लाइफ लाइन जो है वो किस नदी को कहा जाता है, तो मेज नदी को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजस्थान पुलिस में आए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं उनको भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जो हैं वो लालचंद कटारिया जी हैं। रणथंभौर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1980 में घोषित किया गया। नाहरगढ़ को जैविक उद्यान कब घोषित किया गया, तो 2016 में घोषित किया गया। उड़ान योजना का संबंध राजस्थान की महिलाओं के मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, इससे संबंधित है। तो देखिए जिन जिन योजनाओं को मैंने 5 स्टार आपको जिन सवालों को बताया वो सवाल आ रहे हैं। उड़ान योजना के बारे में जब भी उड़ान योजना आई थी मैंने कहा था राजस्थान की लगातार सब भर्ती परीक्षाओं में इससे सवाल आएगा और सवाल आ रहे हैं। इसके बाद है, भागीरथी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है, ये आपस में दोनों प्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में जो है वो मिलती है। शिवचरण माथुर का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था, तो कांग्रेस पार्टी से शिवचरण माथुर जो है इनका संबंध रहा था। और आपको ये भी मालूम होगा मेरे दोस्तों, शिवचरण माथुर जो है वो भरतपुर के जो गोलीकांड हुआ था, मानसिंह हत्याकांड, उससे संबंधित भी रहे हैं शिवचरण माथुर साहब। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कागज उद्योग जो वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इस प्रकार कई उद्योग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जिसमें कृषि उद्योग, कृषि का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है, ये कई बार सवाल परीक्षाओं में आया है। मार्च 2022 बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये मैं सवाल हालांकि थोड़े दिन पहले ही आपको 2-3 बार कराया था। तो ये मार्च का जो रिवीजन आपको कराया था उसमें ये सवाल जरूर कराया था मैंने। जामडोली जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। बागवानी फसल जो है वो नहीं है, चावल एक बागवानी फसल नहीं है।
आस्था कार्ड योजना का संबंध किससे है? विशेष योग्यजन श्रेणी के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आस्था कार्ड जो है वो दिए जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रभाव में आया 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। 20 अगस्त का दिन आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को चरणबद्ध रूप से कब लागू किया गया? ये सवाल बहुत बेहतरीन है। मैंने ये दोनों योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाओं का वीडियो है, अगर वो देखोगे तो आपको ये जरूर मिलेगी। निःशुल्क जाँच योजना के बारे में मैंने बताया था आपको। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाते हैं उस दिन इसको शुरू किया गया। इसके अलावा मंगला तेल क्षेत्र कुएं की खोज कब की गई? 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है उसकी अग्नि हालांकि जलती रहती है, लेकिन उसमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वो काम करता है। आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार की जो सड़न जैसी बीमारियां होती है, यानी सड़ने नहीं लगता है। कारण जो है वो हमेशा तरोताज़ा जो बना रहता है नाइट्रोजन की वजह से, इसलिए इनमें नाइट्रोजन जो है वो डाली जाती है। एकीकरण के समय जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर को किस चरण में शामिल किया गया? तो आपको पता होगा चौथा जो चरण है, पहले मत्स्य संघ बना, फिर राजस्थान बना, फिर संयुक्त राजस्थान बना, फिर वृहद राजस्थान संघ बना। तो इस प्रकार के जो संघ बने उनमें राजस्थान संघ जो है वो चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को राजस्थान जो है इसमें 4 बड़ी रियासतें जो हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, इनका विलय कर दिया गया था। और उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान मार्च 2022 में मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो डीबी गुप्ता को बनाया। देवभूषण गुप्ता जो हैं वो राजस्थान के क्या हैं मेरे मित्रों? आपको ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कई बार ये सवाल मैं करा चुका हूँ। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में गठन किया गया। और राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव है वो चुनावों को क्या करवाना है? संपन्न कराना है। जो विधानसभा, विधान परिषद के ये सब जो चुनाव होते हैं, इन चुनाव में इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास है। कई बार ये सवाल बताया। बागोर हवेली उदयपुर के किस झील के किनारे पर स्थित है? पिछोला झील के किनारे पर जो है वो बागोर की हवेली स्थित है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो रखी हुई है मेरे मित्रों। इसके बाद है नीलगिरी को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1986 में नीलगिरी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो मेवाड़ प्रजामंडल जो है वो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में तैयार किया गया था। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह था जयसिंह सेकंड के पिता का नाम। जयपुर का गुलाबी रंग किसके आगमन पर करवाया गया? तो प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज अल्बर्ट जब जयपुर आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, उस समय इनका जो है वो गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पूर्व मांग किस गवर्नर जनरल से की थी? तो लॉर्ड इरविन से मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने ये कहा था कि मैंने घुटने टेक कर इनसे मांगा, लेकिन बदले में मुझे पत्थर ही मिले। बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह के बाद दौरान ही आपको पता होगा जो हमारे पटेल साहब थे उनको सरदार की उपाधि जो है वो यहाँ से प्रदान की गई थी। प्रिंट स्क्रीन कुंजी को क्या कहा जाता है? तो टॉगल्स की कहा जाता है इनको। राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो आपको पता होगा राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क वाला इलाका जो है 2 भागों में संयुक्त रूप से अगर कहा जाए तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान का मरुस्थल फैला हुआ है। गंगा का मैदान घग्गर से लगाकर किस नदी तक विस्तृत है? तो तीस्ता नदी जो है उस तक विस्तृत है। गंगा का मैदान जो है वो घग्गर से लेकर के तीस्ता नदी तक जो है वो व्याप्त है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का योगदान 28.85 है। ये आर्थिक समीक्षा से हूबहू डाटा उठाया गया। इसका मतलब ये आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और वीडियो मेंस के एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि आर्थिक समीक्षा से बहुत सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला है पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है मेरे मित्रों। यहाँ पर राजस्थान में जोधपुर के अभय सिंह द्वारा तेजाजी का मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? तो तेजाजी के मंदिर का निर्माण पर्वतसर नागौर में करवाया गया, जहाँ पर एक प्रसिद्ध पशु मेला जो है वो तेजाजी की याद में यहाँ पर लगाया जाता है। जो सर्प के काटने और कुत्ते के काटने पर जो है वो तेजाजी के मंदिर में जो है वो आराधना की जाती है। इसके बाद है कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध जिला जो जयपुर है, राजस्थान का कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है राजस्थान में। इसके अलावा अगला सवाल है मित्रों, VDU थेवा कला किस जिले? ये वीडियो के फुल फॉर्म पूछा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने गलती से क्या कर दिया, आज सच्ची में इस बच्चे ने भांग खाकर दी ही लिखा है। क्या लिखा है कि वीडियो तो लिख दिया, लेकिन इसके आगे जो लिखा वो क्या कर दिया, पीछे वाले सवाल का इसने हटाया नहीं। वीडियो की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, वीडियो का विस्तार क्या है? VDU है ये। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है
वो आपके सामने विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टैगलाइन क्या है? तो स्वस्थ धरा खेत हरा जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्या है? टैगलाइन है, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। और यह भी आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, स्वस्थ धरा खेत हरा जो है वो कौन सी और ऐसी योजना है जिसकी भी टैगलाइन है? तो आप लोगों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में याद होगा, ठीक है। 13वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शक्तिशाली था? 13वीं शताब्दी में मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में मेवाड़ के शासक जो हैं वो माने जाते थे। चाहे आप लोग किसी भी शासक की बात करो तो राजस्थान के विभिन्न शासक जो हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे। राजपूत शासन काल शताब्दी वर्ष 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का काल राजस्थान में राजपूत काल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। राजस्थान में राजपूत काल कब से कब तक? तो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का राजपूत काल माना जाता है। असम की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.58%। इस तरीके के सवाल परीक्षा में छोड़ने चाहिए मेरे मित्रों। बहुत ही इधर उधर के सवाल, राजस्थान पुलिस के सभी पेपर्स को देखने के बाद ये लगता है कि इन्होंने किसी सिलेबस को फॉलो नहीं करके अपनी मनमर्जी से सवाल बनाए हैं। और कबड्डी सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो दंगल जो दिल्ली जो है उसने कबड्डी सीजन 8 का खिताब जो जीता है वो ये फ्रेंचाइजी जो चल रही है उन फ्रेंचाइजी कबड्डी की फ्रेंचाइजी जो चल रही है अलग अलग, जिस प्रकार IPL चल रही है उसी प्रकार जो है वो दंगल दिल्ली जो है उसने क्या किया है? कबड्डी सीजन 8 जो है उसका खिताब जो है वो अभी हाल ही में जीता है। तो ये मित्रों सवाल थे, कुछ डिटेल करंट अफेयर्स की मैंने बातचीत की है। इसी प्रकार कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर वापस आपके सामने हाजिर होंगे। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी आप लोग सुन लीजिए, मुझे कुछ और बातें ध्यान में आ रही है वो भी मैं आपसे कर लेता हूं यहाँ पर। एक तो ध्यान रखना, जो अभी हाल ही में 24 मई जो आने वाला है, 24 मई, इस 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन जो है, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जापान के प्रधानमंत्री कोशिदो शिखु, आपको पता होगा फूमियो किशिदो है, फूमियो किशिदो जापान के प्रधानमंत्री हैं। और भारत की ओर से इसमें कौन भाग लेने वाले हैं? भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो इसमें भाग लेने कहाँ जाने वाले? जापान जाने वाले। इस क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपको पता होगा भारत इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसमें अमेरिका शामिल है। तो इसमें USA शामिल है, USA। इसके अलावा जापान इसमें शामिल है, जापान के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या है? शामिल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भारत इसमें क्या है? शामिल है। तो ये इतने देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और जापान में इस शिखर सम्मेलन का क्या किया जाएगा? अभी हाल ही में आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 24 मई 2022 को, 24 मई 2022 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद एक और बात है, काशी जो वाराणसी है, काशी जिसको अपन कहते हैं, वाराणसी के नाम से भी जानते हैं हम काशी को, काशी या फिर इसको ही अपन क्या कहते हैं भैया? वाराणसी या बनारस भी अपन इसी को कहते हैं। ये ध्यान रखना। SCO जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन इसने अपनी कौन सी राजधानी, पर्यटन राजधानी इसको घोषित किया है? इसको पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो संघाई सहयोग संगठन ने भारत के किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ध्यान रखना, बनारस जो है उसको संघाई सहयोग संगठन ने अपनी पर्यटन राजधानी जो है वो घोषित किया है। काशी, बनारस, वाराणसी को अपनी राजधानी घोषित किया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको एक खबर और बताता हूँ, यहाँ पर भारतीय कपास परिषद जो है उसका गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष जो हैं भाई कोटक को बनाया गया, सुरेश भाई कोटक जो है इनको बनाया गया, सुरेश भाई कोटक। ये क्या बनाए गए हैं? भारतीय कपास परिषद जो बनाया गया है, क्या बनाया? भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय कपास परिषद जो बनाई गई है उस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया अभी हाल ही में? तो सुरेश भाई कोटक को इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया गया। इसके अलावा एक खबर और है, हसन शेख महमूद जो है, हसन
शेख महमूद ये क्यों चर्चा में आए हैं? तो एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया का राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। सोमालिया जो है इनका राष्ट्रपति, आपको पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का कोना निकला हुआ है, वो कोना जो है वहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया के ये क्या बनाए गए हैं? सोमालिया के राष्ट्रपति जो हैं ये इनको बनाया गया है। यूएई जो है इनके यूएई को भी ध्यान रखना है, यूएई के जो प्रमुख थे उनका भी हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। इसके अलावा एक सवाल और भी ध्यान रखना, 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है 12वीं राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में ओडिशा जो है इसने किसको हराया है? तो ओडिशा ने इसमें हराया है मेरे मित्रों कर्नाटक को। ओडिशा वर्सेस किसके बीच में हुआ? कर्नाटक जो है इसके बीच में ये मुकाबला खेला गया, उसमें कर्नाटक उप विजेता रही और उड़ीसा इसमें विजेता रही। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लस एक और ध्यान रखना, एक नाम और बता रहा हूँ, एस मुंदड़ा। क्या है? एस मुंदड़ा। कौन है एस मुंदड़ा जी? एस मुंदड़ा जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस एक्सचेंज के चेयरमैन बनाए गए हैं। चेयरमैन इनको क्या किया गया है? चेयरमैन इनको बनाया गया है। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर कमला बाबा जो है इनको अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान जो परिषद है उसके लिए क्या किया गया है? अकादमी के लिए इनको चुना गया। और भारत और जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन अभी हाल ही में किंगस्टन में किसके द्वारा किया गया था? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अब अगली क्लास में वापस आप लोगों से मिलते हैं, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।